विधानसभा चुनावों की तैयारी में राहुल गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी राजस्थान में चुनावों से पहले यात्रा और लोगों से मिलने की तैयारी कर ली। 7 जुलाई को पीएम मोदी की यात्रा के बाद 16 जुलाई को राहुल गांधी राजस्थान के हनुमानगढ़ से अपनी यात्रा का आरंभ करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी हनुमानगढ़ के मंदिर और गुरुद्वारे का भी दौरा करेंगे। राहुल गांधी राजस्थान के जिन क्षेत्रों से शुरुआत कर रहे हैं वहां ज्यादातर किसान रहते हैं और हनुमानगढ़ राजस्थान के उन क्षेत्रों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा कृषि होती है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी मंदिर से की जाएगी और इसके बाद 17 जुलाई को वह जयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करेंगे। जिस तरह से राहुल गांधी ने अपने दौरे के लिए राजस्थान के हनुमानगढ़ को चुना है उसे देख कहा जा सकता है कि उनकी इस यात्रा का मकसद किसानों को संबोधित करना है और चुनावों से पहले किसानों को अपनी ओर करना है। हनुमानगढ़ के बाद राहुल जयपुर में भी ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि उनकी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य किसानों पर ही आधारित है। भोपाल, राजधानी में मॉनसून की दस्तक, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मॉनसून लगभग देश के हर राज्य में पहुंच चुका है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुरुवार सुबह से ही हो रहा बारिश ने गर्मी और उमस से राहत दी है। तेज बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने दूसरों शहरों में भी अलर्ट जारी कर दिया है। आने वाले 48 घंटों में प्रदेश के कई शहरों में तेज बारिश हो सकता है। बता दें कि राज्य में बुधवार की सुबह से मौसम सुहावना बना हुआ था। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर की ओर से हवाओं के साथ नमी आ रही है जिसके चलते बादल छाए हुए हैं और बूंदाबांदी का दौर जारी था। बुधवार का अनुमान सही साबित हुआ और आज सुबह से ही मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मुंबई में भारी बारिश से कई रेलगाड़ियां रद्द। मुंबई में भारी बारिश व जगह जगह जल भराव के चलते रेलगाड़ियों का परिचालन भी प्रभावित हुआ है। ऐसे में रेलवे ने रेलगाड़ियों के बेहतर परिचालन के लिए कुछ रेलगाड़ियों को रद्द करने की घोषणा की है। बुधवार को जहां लोकल ट्रेनों को कुछ जगहों पर गति सीमा निर्धारित करके चलाया गया, वहीं लंबी दूरी की ट्रेनों के बेहतर परिचालन के लिए कुछ और गाड़ियों को रद्द करने की घोषणा की गई है। जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उनकी सूचना स्टेशनों पर उद्घोषणा के जरिए दी जा रही है। वहीं जिन यात्रियों की ट्रेन रद्द हो गई है वो अपना टिकट रद्द कराकर पूरा रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। भ्रष्ट सैन्य अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, जवान नहीं करेंगे अर्दलियों का काम, सेना प्रमुख। सेना में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने और जवानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए भारतीय सेना ने अपनी नई गाइडलाइन जारी की है। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने जवानों के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार सहित अन्य गंभीर मुद्दों पर संज्ञान लेते हुए नए निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों में भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम कसने के साथ जवानों की फिटनेस, कैंटीन का दुरुपयोग सहित अन्य मुद्दों को शामिल किया गया है। सेना प्रमुख बिपिन रावत द्वारा जारी नई गाइडलाइन में कहा गया है कि कोई भी सैन्य अधिकारी सैनिकों से अदर्लियों जैसा काम नहीं करेगा। सैन्य अधिकारी उन्हीं सैन्य कर्मियों को अपनी सेवा में ले सकेंगे जिनका प्रावधान सेना की नियमावली में किया गया है। सेना प्रमुख ने कैंटीन के दुरुपयोग पर भी सख्ती दिखाई है। नई गाइडलाइन में कहा गया है कि सैन्य कैंटीन में मिलने वाली शराब सहित अन्य सामान के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। नई गाइडलाइन में भ्रष्टाचार पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा गया है कि यदि कोई भी सैन्य अधिकारी किसी भी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान यह नहीं देखा जाएगा कि आरोपी अधिकारी सेना के किस पद पर बैठा है। सैनिकों की बिगड़ती फिटनेस को लेकर सेना प्रमुख का कहना है कि जवानों की फिटनेस का स्तर समय के साथ नीचे गिर रहा है। आलम यह है कि सेना में विकलांगता और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ी है। वहीं युवा सैनिक बीपीईटी टेस्ट को पूरा करने में असक्षम नजर आने लगे हैं। सैनिकों की बिगड़ती फिटनेस को देखते हुए सेना प्रमुख ने फौज के खानपान पर भी संज्ञान लिया है। समलैंगिकता अपराध है या नहीं? समलैंगिकता अपराध है या नहीं, इसे तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मंगलवार से जारी सुनवाई में कई तरह की बातें आने के बाद बुधवार को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ से कहा कि समलैंगिकता संबंधी धारा 377 की संवैधानिकता के मसले को हम कोर्ट के विवेक पर छोड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से एएसजी तुषार मेहता ने कहा, हम ये मुद्दा कोर्ट के विवेक पर छोड़ते हैं। हदिया मामले में कहा गया कि पार्टनर चुनने का अधिकार है, लेकिन ये खून के रिश्ते में नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हिंदू कानून में इस पर रोक है। अदालत सिर्फ ये देखे कि धारा 377 को अपराध से अलग किया जा सकता है या नहीं। बड़े मुद्दों पर विचार करने के दूरगामी परिणाम होंगे। 2019 चुनाव को लेकर डिनर पर मिले नीतीश शाह।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर डिनर के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह गुरुवार रात तकरीबन 8:20 पर पहुंचे। डिनर के बाद अमित शाह करीब रात 10:30 पर नीतीश कुमार के आवास से बाहर निकले, जिसके बाद अमित शाह राज्यपाल से भी मुलाकात करने गए। नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच लगभग 2 घंटे 10 मिनट मुलाकात चली। इसको लेकर अब तक कोई औपचारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि बिहार सरकार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बातचीत में जी मीडिया को बताया कि दोनों नेताओं ने अकेले में भी बातचीत की। वहीं इन दोनों प्रमुख नेताओं के बीच आज संपन्न हुई मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। आम आदमी की सेवा के लिए न्यायपालिका को सुधार की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस रंजन गोगोई ने गुरुवार को कहा कि न्यायपालिका को आम आदमी की सेवा के योग्य बनाए रखने के लिए सुधार नहीं, एक क्रांति की जरूरत है। जस्टिस गोगोई ने साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि न्यायपालिका को और अधिक सक्रिय रहना होगा। जस्टिस गोगोई ने यहां 3 मूर्ति भवन के प्रेक्षागृह में न्याय की दृष्टि विषय पर तीसरे रामनाथ गोयनका स्मृति व्याख्यान में कहा कि न्यायपालिका उम्मीद की आखिरी किरण है और वह महान संवैधानिक दृष्टि का गर्व करने वाला संरक्षक है। इस पर समाज का काफी विश्वास है। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए बीजेपी का प्लान। 2019 लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कस ली है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी चुनावों में रैलियों का अर्धशतक लगाने वाले हैं। पीएम मोदी 300 लोकसभा सीटों पर 50 से ज्यादा रैलियां करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिक्षक दिवस के अवसर पर कुछ साल पहले जब एक बच्चा ने पूछा था कि क्या वो भी पीएम बन सकता है, तब पीएम मोदी ने कहा था कि 2024 तक कोई वैकेंसी नहीं है, यानी 2019 में भी उनकी ही सरकार बनेगी। अब उसे अमली जामा पहनाने की बारी आ गई है और बीजेपी इसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। शत्रुघ्न सिन्हा की जान को खतरा। गृह मंत्रालय ने दी Y+ श्रेणी की सुरक्षा। बीजेपी के बागी नेता शत्रुघ्न सिन्हा बिहार के पटना साहिब लोकसभा सीट से सांसद हैं। अब उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खबरों के अनुसार शत्रुघ्न सिन्हा की जान को खतरा है। इसके तहत गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा का आकलन किया है। शत्रुघ्न सिन्हा के लिए बिहार और महाराष्ट्र सरकार को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से सिन्हा के लिए Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। अब शत्रुघ्न सिन्हा Y+ श्रेणी की सुरक्षा घेरे में रहेंगे। बिहार पुलिस की ओर से भी सभी जिलों की पुलिस को सुरक्षा देने के लिए पत्र लिखा है। गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को पत्र लिखकर आशंका जताई गई है कि शत्रुघ्न सिन्हा के जान को खतरा है। हालांकि किस तरह से उनके जान को खतरा है यह जानकारी नहीं मिली है। राहुल गांधी चीन के सामने झुकने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चीन को ध्यान में रखकर सेना का एक कोर गठित करने का प्रस्ताव कथित तौर पर ठंडे बस्ते में डाले जाने को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और दावा किया कि आजाद भारत के इतिहास में मोदी को छोड़कर कोई दूसरा प्रधानमंत्री विदेशी ताकत के सामने नहीं झुका। गांधी ने एक खबर को शेयर करते हुए ट्वीट किया, हमारे प्रधानमंत्री ने बिना एजेंडा के चीन की यात्रा की। इसमें चीन का गुप्त एजेंडा था जो अब सामने आ रहा है। उन्होंने कहा, भारत के इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री विदेशी ताकत के दबाव में नहीं झुका, लेकिन यह प्रधानमंत्री झुके हैं। यह भाजपा का राष्ट्रवाद है जो सबके सामने आ चुका है। कांग्रेस का पलटवार एक हारे हुए सेनापति जैसा था मोदी जी का तेवर। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमले पर पलटवार करते हुए कहा कि वह उनकी तरह शमशान कब्रिस्तान और बांटने की राजनीति नहीं करती, बल्कि सभी धर्मों और जातियों का सम्मान करती है। कांग्रेस ने दावा किया कि मोदी जी का तेवर एक हारे हुए सेनापति का था जिसकी सेना का अंधकार में भविष्य नजर आ रहा है। दरअसल पीएम मोदी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के शिलान्यास के मौके पर एक उर्दू दैनिक की खबर का हवाला देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से सवाल किया कि कांग्रेस क्या मुस्लिम पुरुषों की पार्टी है या मुस्लिम महिलाओं की भी है। 28 जुलाई से शुरू हो रहा है सावन का महीना, सालों बाद बन रहा है दुर्लभ संयोग। हिंदू धर्म के लोगों साल के 12 माह कोई ना कोई त्योहार मानते हैं, लेकिन धार्मिक ग्रंथों में सावन श्रावण मास के महीने को सबसे खास माना गया है। इस साल सावन श्रावण मास महीने की शुरुआत 27 जुलाई से हो रही है, लेकिन उदया तिथि यानी 28 को है, इसलिए सावन श्रावण मास का महीना इसी दिन से शुरू होगा। इस साल सावन का महीना कई मायनों में खास है, क्योंकि 19 साल बाद एक दुर्लभ संयोग पड़ रहा है।
इस साल सावन श्रावण मास का महीना 28-29 नहीं बल्कि पूरे 30 दिनों का रहने वाला है। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस साल सावन श्रावण मास का महीने 30 दिन होने के पीछे अधिक मास है। 28 जुलाई को सावन का पहला दिन होगा जो कि 26 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगा। सावन श्रावण मास के महीने में सोमवार के दिन का खास महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि सोमवार को भगवान शिव का दिन होता है और सावन श्रावण मास के दिनों में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। शिवसेना का बीजेपी से सवाल, नोटबंदी तत्काल हुई तो राम मंदिर क्यों नहीं? लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर सहयोगी शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इसी कड़ी में ताज़ा सवाल करते हुए कहा कि बीजेपी नीति सरकार अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए उस तरह से एक तत्काल निर्णय क्यों नहीं करती जिस तरह से उसने नोट बंदी के मामले में किया था। उद्धव ठाकरे ने पार्टी नेताओं की एक बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, वे बीजेपी चुनाव से पहले राम मंदिर निर्माण, समान नागरिक संहिता और जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने की बात करते हैं लेकिन किस चुनाव में 2019 या 2050 में ऐसा करेंगे, यह नहीं बताते। उद्धव ठाकरे ने कहा, आपने बीजेपी सरकार जिस तरह से नोटबंदी का तत्काल निर्णय किया, आप राम मंदिर निर्माण का भी तत्काल निर्णय कर सकते हैं क्योंकि आपके पास बहुमत है। उन्होंने कहा कि अभी तक बीजेपी का एजेंडा विकास था लेकिन अब उसका स्थान राम मंदिर मुद्दे ने ले लिया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से गत वर्ष घोषित ऋण माफी का लाभ किसानों तक नहीं पहुंचा। अरविंद केजरीवाल, बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है तो हिंदुओं के बच्चों की ही नौकरी लगवा दो। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तंज कसा है। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक नगरी इंदौर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि दुनिया में तकनीक और विकास की बात हो रही है और हमारे प्रधानमंत्री हिंद मुस्लिम की बात करते हैं। इससे साफ है कि बीते 4 साल में केंद्र सरकार ने जीरो काम किया है। रविवार को यहां के सुगनी देवी परिसर में आयोजित जनसभा में अरविंद केजरीवाल ने रविवार को अखबारों में छपी खबरों का हवाला देते हुए कहा, दुनिया में विकास 5G की बात हो रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस को मुस्लिमों की और बीजेपी को हिंदू की पार्टी बता रहे हैं। इससे साफ है कि 4 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया है। हमारे देश में तो 3G भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। टीडीपी ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर टीआरएस से मांगा समर्थन। आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए से निकल जाने वाली तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने संसद के मानसून सत्र में नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस का समर्थन मांगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद वाईएस चौधरी की अगुवाई में टीडीपी का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को यहां टीआरएस सांसद के केशव राव और एपी जितेंद्र रेड्डी से मिला। जितेंद्र रेड्डी ने बताया कि टीडीपी ने संसद में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पर बहस के लिए स्थगन प्रस्ताव तथा मोदी सरकार के विरुद्ध उसके अविश्वास प्रस्ताव के लिए टीआरएस का समर्थन मांगा। बिहार में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर दरक सकता है महागठबंधन। 2019 का राजनीतिक समर अभी दूर है लेकिन उसकी कवायद अभी से शुरू हो चुकी है। विपक्षी दल मोदी लहर से निपटने के लिए महागठबंधन को एक साकार रूप देने की कोशिशों में लगे हैं। लेकिन बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में टेंशन अभी से ही दिखने लगा है। जानकारी के मुताबिक हम सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने सही सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए जाने की मांग कर दी है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि जब तक आपस में विचार विमर्श नहीं हो जाता तब तक सीटों के मसले पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अगले साल भी कम रहेंगे चीनी के दाम, 350-355 लाख टन होगा। चीनी उत्पादन में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। चीनी के बढ़ते उत्पादन के कारण ही चीनी के दाम कम बने हुए हैं और ये हालात अगले साल भी यथावत बने रहेंगे। घरेलू चीनी उद्योग ने देश भर में गन्ने की फसल के अपने हालिया सर्वे के आधार पर अगले सीजन 2018-19 अक्टूबर सितंबर में 350 से 355 लाख टन चीनी का उत्पादन होने का अनुमान लगाया है, जो कि चालू सीजन के मुकाबले 28 से 33 लाख टन अधिक है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन इस्मा की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार देश भर में गन्ने का रकबा 54.35 लाख हेक्टेयर है। इस्मा ने कहा कि जून के आखिर में उपग्रह से मिली जानकारी के अनुसार देश भर में गन्ने का रकबा करीब 54.35 लाख हेक्टेयर है, जो कि पिछले साल के 50.42 लाख हेक्टेयर से करीब 8% ज्यादा है।
चीनी वर्ष 2013-14 और 2014-15 में भी तकरीबन इतना ही गन्ने का रकबा था, जो कि 54 लाख हेक्टेयर से थोड़ा ही कम था। सावन में महाकाल की पूजा से दूर होते हैं सारे दुख। उज्जैन। सावन महीने में महाकाल की नगरी उज्जैन में भक्तों का तांता लगना शुरू हो जाता है। उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी के रूप में भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। प्राचीन काल में इस शहर को अवंतिका के नाम से जाना जाता था। इसका उल्लेख प्राचीन धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। मान्यता है कि आज भी उज्जैन शहर में भगवान शिव राजाधिराज महाकाल महाराज के रूप में साक्षात निवास करते हैं। सावन, महाकाल और उज्जैन इन तीनों की पवित्र त्रिवेणी से भक्तों का जीवन सफल हो जाता है। सावन में शिवभक्ति और शिवभक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। राहुल गांधी ने बनाई 51 सदस्यीय कांग्रेस कार्य समिति, 22 जुलाई को पहली बैठक। कांग्रेस पार्टी में बड़े फैसले लेने के लिए वर्किंग कमेटी का गठन किया गया है। अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज मंगलवार कांग्रेस कार्य समिति (CWC) का गठन किया, जिसमें अनुभवी और युवा नेताओं दोनों को जगह दी गई है। CWC में 23 सदस्य, 19 स्थायी आमंत्रित सदस्य और 9 आमंत्रित सदस्य शामिल किए गए हैं। गांधी ने 22 जुलाई को CWC की पहली बैठक बुलाई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने CWC में उन्होंने अनुभवी और युवा नेताओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। पार्टी के संगठन महासचिव अशोक गहलोत की ओर से जारी बयान के मुताबिक CWC में 23 सदस्य, 19 स्थायी आमंत्रित सदस्य और 9 आमंत्रित सदस्य शामिल किए गए हैं। राहुल गांधी ने 22 जुलाई को CWC की पहली बैठक बुलाई है। नोटिफाइड एरिया में बनी थी बिल्डिंग, शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी इलाके में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अब ये सवाल उठने लगा है कि यह हादसा है या फिर हत्या। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मलबे में जिंदगियों की तलाश की जा रही है। इस बीच एक हैरान करने वाली जानकारी निकलकर सामने आई है। दरअसल, शाहबेरी गांव ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया में आता है, यानी वो एरिया जहां किसी भी तरह का निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। बावजूद इसके नियमों को ताक पर रखकर इस जगह निर्माण कार्य चल रहे थे। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश में साथ आएगी सपा कांग्रेस। मध्य प्रदेश में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों ने इसके लिए कमर कस ली है। बसपा सुप्रीमो मायावती के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी MP के चुनाव के लिए रणनीति तैयार कर ली है। 2 दिवसीय दौर पर भोपाल पहुंचे अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम गठबंधन के पक्ष में हैं। अखिलेश ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश के किसानों को धोखा मिला। यहाँ डबल इंजन बहुत पहले से है, लेकिन किसानों को धोखा दिया गया। नौजवान के सामने आज रोजगार के अवसर नहीं है, बेरोजगारी है। एक पीढ़ी ऐसी आएगी जिसे रोजगार नहीं मिलेगा। अविश्वास प्रस्ताव जीतने के लिए सोनिया ने संभाली कमान। मॉनसून सत्र में केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव को जीतने के लिए कांग्रेस कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। प्रस्ताव पर चर्चा और मत विभाजन से एक दिन पहले गुरुवार को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें शुक्रवार 20 जुलाई को लोकसभा में सरकार को घेरने और विपक्षी दलों में व्यापक सहमति बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मौजूद नहीं थे, लेकिन सोनिया गांधी मौजूद रहीं। बैठक के बाद पार्टी के एक सांसद ने बताया, इस बैठक में अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा और मत विभाजन को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा की गई। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस विपक्षी दलों के बीच व्यापक सहमति बनाने की कोशिश करेगी। बाबा रामदेव का बड़ा बयान, बोले बेरोजगारी भारत माता के माथे पर कलंक। प्रदेश की राजधानी पहुंचे बाबा रामदेव ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पूरे देश में बेरोजगारी एक बड़ा सवाल बन गया है। एक कार्यक्रम में शामिल होने आए बाबा रामदेव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर इस दिशा में जितने काम करने चाहिए उतने नहीं हो पाए हैं। बेरोजगारी, गरीबी, भूख ये समस्याएं भारत माता के माथे पर कलंक हैं। इंडिविसिंग टेस्ट टीम इंडिया में न चुने जाने पर इस बार यह बोले हिटमैन रोहित शर्मा। इस समय टीम इंडिया के इंग्लैंड दौरे की T20 और वनडे सीरीज खत्म हो चुकी है और टेस्ट मैचों के लिए पहली टीम की घोषणा हो चुकी है। इस टीम में पहले वनडे में शतक लगाने वाले रोहित शर्मा एक बार फिर टेस्ट टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं। वनडे में 3 दोहरे शतक, पहले 2 टेस्ट में शानदार शतक, वनडे में सर्वाधिक 264 रनों का स्कोर और भी काफी शानदार रिकॉर्ड के बावजूद रोहित को टीम इंडिया में जगह नहीं मिल सकी, तो इसकी वजह रोहित का टेस्ट प्रारूप में नाकाम रहना है, खास तौर पर पिछले कुछ समय से। इंग्लैंड दौरे पर वहां की परिस्थितियों की काफी दुहाई दी जाती है।
कहा जाता है कि खिलाड़ियों को वहां की परिस्थितियों और तेज पिचों में ढलने में समय लगता है। ऐसे में टेस्ट सीरीज का टी20 और वनडे सीरीज के बाद होना विशेषज्ञों ने टीम इंडिया के अच्छा संकेत भी माना था। रोहित ने पहले टी20 सीरीज के आखिरी मैच में शतक लगाया और उसके बाद पहले वनडे में भी शानदार शतक लगाया। इसके बावजूद रोहित का टेस्ट टीम में चयन न होना एक नज़र में तो चौंका ही सकता है। प्रेम संबंध पर कॉलेज से निकाले गए स्टूडेंट्स के बचाव में आई अदालत, कहा प्यार अंधा होता है। केरल हाईकोर्ट ने प्रेम संबंध और घर से भागने के लिए एक छात्रा और उसके सीनियर को निष्कासित करने के कोची के एक कॉलेज का आदेश को खारिज कर दिया। अदालत ने इस संबंध में कहा कि प्यार अंधा होता है और वह स्वाभाविक मानवीय वृत्ति है एवं लोगों का निजी मामला होता है। न्यायमूर्ति मोहम्मद मुश्ताक ने अपने एक हालिया फैसले में कहा कि कॉलेज द्वारा प्रेम संबंध और भाग जाने को अनैतिक बताते हुए अनुशासनहीनता मानना प्रबंधन के लोगों के नैतिक मूल्यों पर आधारित है। न्यायमूर्ति ने कहा, यह किसी के लिए पाप हो सकता है और अन्य के लिए नहीं। कानून में चुनने की आज़ादी स्वतंत्रता का सार है। न्यायाधीश ने कहा कि कोलम जिला स्थित कॉलेज के अधिकारी यह नहीं समझ पाए कि अंतरंग ताल्लुकात व्यक्तियों का निजी मुद्दा है और उसमें हस्तक्षेप का उन्हें अधिकार नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्रियों ने देर से खाली किए सरकारी बंगले, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा यूपी सरकार से जवाब। यूपी में पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिले आवंटित सरकारी बंगले तय समय पर खाली न करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से बंगले को खाली करने संबंधी फाइल दाखिल करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। दरअसल याचिकाकर्ता संस्था लोक प्रहरी ने नेताओं पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना याचिका दायर की है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों की ओर से सरकारी बंगले देरी से खाली करने पर उनसे बंगले का मार्केट रेट का किराया वसूलने की मांग की गई है। दरअसल 2 साल पहले 1 अगस्त 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले 2 महीने में खाली करने का आदेश दिया था, जो कि तब उन्हें 30 सितंबर 2016 तक बंगले खाली करने थे, जो कि तब किसी पूर्व मुख्यमंत्री ने बंगले खाली नहीं किए। इसके बाद पिछले साल 4 जनवरी 2017 को यूपी सरकार नया कानून ले आई, जिसमें यूपी में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले आवंटित करने का नियम बना दिया। राहुल गांधी को बीजेपी ने बताया नॉन परफॉर्मिंग। बीजेपी ने रविवार को विपक्षी कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए राहुल गांधी की अध्यक्षता में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति (CWC) की बैठक को कांग्रेस गैर कार्य समिति की बैठक करार दिया और पार्टी अध्यक्ष को नॉन परफॉर्मिंग प्रमुख बताया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि CWC वास्तव में कांग्रेस की दरबारी बैठक थी, जिसका एकमात्र ध्येय केवल एक परिवार के हितों का ख्याल रखना है। उन्होंने कहा, आज नॉन परफॉर्मिंग अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में CWC की बैठक हुई, जिसे मैं कांग्रेस गैर कार्य समिति कहूंगा। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर करारी हार के बाद राहुल गांधी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसकी अगुवाई करीब 20 वर्षों तक सोनिया गांधी किया करती थी। 2019 में एक साथ चुनाव नहीं लड़ेगी बीजेपी शिवसेना। लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ पेश किए अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ शिवसेना की गैरमौजूदगी के बाद एक बार फिर से दोनों पार्टियों के बीच की दरार सामने आ गई। लोकसभा में बीजेपी के विश्वास मत हासिल करने 3 दिन बाद शिवसेना ने कहा है कि वह 2019 में होने वाला लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। हालांकि अभी तक शिवसेना की तरफ से अभी तक यह नहीं बताया गया है कि वह राज्य और केंद्र में बीजेपी की सरकार में हिस्सेदार कब तक बनी रहेगी। आपको बता दें कि शिवसेना ने बीजेपी से अलग होने का यह निर्णय अचानक से नहीं लिया है। इससे पहले इसी साल जनवरी महीने में शिवसेना ने अपनी कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें कहा गया था कि साल 2019 का लोकसभा चुनाव शिवसेना अकेले अपने दम पर लड़ेगी। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से कार्यकारिणी ने पास कर दिया था। इसके बाद शिवसेना ने बीजेपी के खिलाफ पालघर लोकसभा उपचुनाव लड़ा था। इस सीट पर बीजेपी सांसद चिंतामन वांगा के निधन के बाद उपचुनाव कराया था। शिवसेना ने उनके ही बेटे को चुनाव मैदान में उतारा था, जिससे बीजेपी नाराज हो गई थी। नतीजों में बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गवित ने शिवसेना प्रत्याशी को हराया था। इंडियन न्यूज एरा के ब्यूरो कार्यालय महाराजगंज में मीटिंग। आज दिनांक 25 जुलाई 2018 को इंडियन न्यूज एरा के ब्यूरो कार्यालय महाराजगंज जिला परिषद मार्केट जनपद महाराजगंज में रिपोर्टरों से मीटिंग करते हुए ब्यूरो चीफ R.K. पांडेय ने रिपोर्टरों को उनके अधिकारों के बारे में बताया और साथ में मिलकर जनता को पत्रकारिता के द्वारा न्याय मिल सके समझाया। मीटिंग में रिपोर्टर भोला सिंह, इंद्रेश कुमार, आदित्य मिश्रा, सुधाकर पांडेय व राजेश मौर्य आदि मौजूद रहे। आजाद भारत में आज भी गुलाम गांव, यहाँ आज भी नहीं लहरा पाया तिरंगा। भारत आज अपना 69वां गणतंत्र दिवस मना रहा है।
देश भर में जगह जगह झंडा फहराया जा रहा है। लोग खुशियां मना रहे हैं। लेकिन भारत में एक गांव ऐसा भी है जहां आज तक तिरंगा नहीं फहराया गया है। यहाँ ना तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और ना ही स्वतंत्रता दिवस। हरियाणा के भिवानी जिले का रोहनाथ गांव अपने आप को आज भी गुलाम मानता है। बहरहाल 69वां गणतंत्र दिवस यानी कि आज यहाँ कुछ अलग होने वाला था। यहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद आकर झंडा फहराने वाले थे, लेकिन उनका दौरा रद्द हो गया है। अश्लील गाने का विरोध किया अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने। महाराजगंज आदित्य मिश्रा, महाराजगंज के एस पी आशुतोष शुक्ला से पांडे जी की बेटी गाने को सुनते हुए बलराम दुबे पी जी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष एस पी से गायक अजय यादव के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की गुहार लगाई। इसमें अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष धीरज तिवारी व ब्राह्मण महासभा के कई पदाधिकारी उपस्थित होकर इसका विरोध किया। अंततः अश्लील गाने के खिलाफ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों ने महाराजगंज के एस पी को प्रार्थना पत्र दिया। कांग्रेस में सीएम चेहरे को लेकर जारी विवाद। राजस्थान में कांग्रेस के मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर जारी विवाद के बीच पार्टी महासचिव और राज्य के पार्टी प्रभारी अविनाश पांडेय ने शनिवार को कहा कि चुनाव पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। पांडेय ने पार्टी नेताओं से कहा कि वे ऐसा कोई भी बयान जारी न करें जिससे पार्टी का अनुशासन भंग होता हो। पांडेय की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब इसके ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर में पार्टी की एक बैठक में खुद को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश किया। गहलोत ने कहा, राजस्थान के लोग एक चेहरे से परिचित हैं जो 10 वर्षों तक मुख्यमंत्री रह चुका है। मुख्यमंत्री के इस चेहरे पर इससे अधिक और क्या स्पष्टीकरण क्या हो सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वयोवृद्ध कांग्रेस नेता लालचंद कटारिया ने हाल ही में कहा था कि गहलोत का नाम पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ पर बन रही है फिल्म जिला गोरखपुर। यूपी के गोरखपुर जिले से संबंध रखने वाले योगी के जन्मभूमि पर हुए सत्य घटना को दिखाने के लिए यह फिल्म लाई जा रही है। यह फिल्म नॉस्ट्रम एंटरटेनमेंट के तहत बन रही है। इसका फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म के पोस्टर में पीछे की ओर से भगवाधारी एक शख्स खड़ा दिखाई दे रहा है। पोस्टर में उत्तर